सॉरी। तो आयुर्वेद में कहा गया है हितभुक मितभुक अशाक भूख, हित कर खाओ, कम खाओ, मात्रा में खाओ और अशाक खाओ, यानी कि ज़्यादा करके आपको शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियां कम से कम खानी चाहिए और टू द कॉन्ट्ररी हम वही ज़्यादा खाते हैं। रूपा मैम ने, मैत्री मैम ने परफेक्ट बताया। उसको स्टीम कर लेना है, पका लेना है पूरे, उसका पूरा पानी जो है निचोड़ के फेंक देना है बाहर। विटामिन आपको लगते हैं बाहर जाएंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। हमारी कंसेप्ट अग्नि से रिलेटेड है। यदि वो पकने के लिए, पचने के लिए अच्छा हो जाएगा तो जो भी विटामिन हमें मिलते हैं, विटामिन कुछ बाहर जाते नहीं है। तो कोई भी सब्जी आप बनाओ, पालक बनाओ, मेथी बनाओ, दिस इज द वंडरफुल मेथड, पथ्यकर मेथड, कि उस सब्जी को पकाना है, पानी को फेंक देना है, बाकी जो बचा हुआ रहेगा चौथा जिसे कहते हैं, उसको आप यमक में भूनना है, उसको घी और तेल में या तो सिर्फ घृत में उसको भूनना है, प्रभुत स्नेह डालकर उसको भूनना है और फिर उसको खाना है। राइट। ये दिया हुआ है इसी अध्याय में आगे कि कैसे शाक का सेवन सर ये करना। हम्म। गांव वाले लोग जो होते हैं वो बथुए का जो परांठी बनाते हैं उसको हम्म। बॉईल करके निचोड़ के बनाते हैं, निचोड़ के पानी फेंक देते हैं। हाँ राइट। हम लोग तो ये उनको मना कर देते थे, वही तुम मूर्ख हो। नहीं, लेकिन वास्तव में वो जरूरी है क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा क्षार तत्व भी होता है और वो पचने के लिए गुरु भी हो जाता है। ये दोनों कारण की वजह से उसको निकालना जरूरी है। उल्टा वो बहुत अच्छी जी सिस्टम है क्योंकि हमारे इस पर एक संस्कार चीज हो चुका है ना विटामिन का। हमको लगता है विटामिन विटामिन, इसलिए फिर हमें वो। जी जी जी। हम्म। एक चीज और पूछनी थी सर, हम्म। जैसे तिल है वो हम लोग अनार्थक की कंडीशन में देते हैं या हम्म। स्केंटी पीरियड्स के उसमें देते हैं, हम्म। कषाय बना के उसका। हम्म। हम्म। और किसी एक जगह मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, हम्म। कि तिल चबा के ऊपर से ठंडा पानी पी लो तो ये हम्म। रक्त आर्तव में, मतलब ज्यादा हैवी पीरियड्स में देते हैं। अच्छा। क्या ये ठीक है? शायद आया है ये कहीं पर, भैषज रत्नावली या कहीं पर, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं भी अनारतव या अल्पार्तव में यूज करता हूँ, ऐसा प्रयोग मैंने तो नहीं किया है अब तक। जी या मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस प्रकार से देता हूँ इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी आपने बात छेड़ी है तो बता देता हूँ कि तिल का काढ़ा बनाना है या तिल का लड्डू बना के फिर ऊपर से गुड़ का पानी अनुपान में देना है। गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच गुड़ मिलाकर अपान काल में खाने के पहले यदि हम देते हैं तो जिसको भी अनार्तव, अल्पार्तव, क्लॉटिंग के साथ, पेट दर्द होने के साथ होता है, तो आराम से आर्तव जो है वो बिना पेनलेस होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से जी काम करता है। और इसके साथ अगर हो सके तो खास करके मेंसेस के टाइम पर, मतलब उन 3-4 दिनों में एक किसी अम्ल रस का सेवन, मान लीजिए दाड़िम के रस का सेवन या मौसम्बी का जूस, थोड़ा सा हिंगू, सेंधव, इलायची, कर्पूर ऐसा मिक्स करा के आप उनको दे सकते हो। ये करने से भी काफी हद तक रिलीफ मिलता है। जी जी, थैंक यू सर। यस यस यस, ये भी पढ़ता हूँ मैं तिल का, एक बार देखते हैं कहीं पर या किसी को पता होगा तो जी जी, बताएगा। श- ठीक है सर, ठीक है। तो शुभ हो गया, शमी हो गया, मांस हो गया, शाक, फल, आगे जाएंगे। हरित वर्ग है ना, हरित वर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्द्रक, लवन आर्द्रक भक्षणम, भोजनाग्रे सदा पथ्यम, ऐसा कहते हैं। तो यदि आपको सब पाचक स्राव अच्छे से करने हैं तो शुरुआत जो है वो अदरक और थोड़ा सा सेंधा नमक से करनी है। तो अदरक एज अ फूड आप कैसे यूज कर सकते हो, एज अ मेडिसिन तो आपको पता ही है। तो अदरक दोनों जगह पे आया है, अगर आप देखोगे हरित वर्ग में भी है और आगे जाकर आहार योगी वर्ग में भी आया है। मूलक, बाल मूली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल मूलक जो है ये हमारी प्रैक्टिस में कम यूज होता है, इसका यूज ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये त्रिदोष नाशक कहाँ है। पक्का जो मूला है, वृद्ध मूलक परिपक्व जो है वो त्रिदोष प्रकोपक होता है, लेकिन कच्ची मूली नई जो आती है पत्ते वाली छोटी, वो त्रिदोष नाशक है और वो बहुत जगह पर यूज की हुई है आयुर्वेद में। तो इसको भी हमें एडवाइस करना है। फिर लहसुन, पलांडु जो है, ये कहीं कहीं पर प्याज करके बताया गया है, लेकिन पलांडु कुछ अलग द्रव्य भी हो सकता है जिसके ऊपर अध्ययन करना जरूरी है। सो उसको हम अभी टेम्पररी नहीं देखेंगे। सुरसा, तुलसी है ना, तुलसी को आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो डेली प्रैक्टिस में। मैंने सुबह का आपको पीछे बताया था, इंद्रिय जयो नंदना नाम, तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत सुरसा से। सुरस जो है
1-2 पत्ते तुलसी के ज़बान पे रखकर आपको उसको चूस लेना है। इस प्रकार से तुलसी का सेवन किया जा सकता है। डेली पर भी आप बेसिस पर पेशेंट को भी बता सकते हो और खुद भी कर सकते हो। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि हरितक वर्ग है, हरितक वर्ग के इसको ज़्यादा उपयोग में नहीं लाना है, क्योंकि ये रक्त पित्त आदि बहुत सी चीज़ें कराने वाला है। तो जितना पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी है उतना ही उसका सेवन करना है। ये पलांडु के विषय में मतांतर है। पलांडु ये प्याज भी है, सफ़ेद प्याज के विषय में भी आता है और कुछ अन्य द्रव्य भी हो सकता है, उसके बारे में फिर कभी देखेंगे। लहसुन, लहसुन को भी आपको बहुत अलग-अलग यूज़ में आप यूज़ कर सकते हो। लहसुन कृमिघ्न है, ये हमें नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चों में लहसुन का प्रयोग किया जा सकता है, करना चाहिए बड़े पैमाने पर। कृमिघ्न है, कफघ्न है, कुष्ठ किलासघ्न है, इसलिए उसका यूज़ हमें करना है। श्वेत कुष्ठ में भी इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है, लेप के लिए भी और अंदर से भी क्षीरपाक के रूप में भी, जो विरुद्ध लगते हैं संकल्पना, लेकिन वास्तव में विरुद्ध नहीं है। तो उस व्याधि में वो गामित्व देने वाली होती है। तो ऐसा एक-एक वर्ग से हमें सीखने जैसा है। मद्य, हमें नित्य मद्यपान करना है। कौन से मद्य का पान करना है हमने कल ही देखा, और इसी अध्याय में शुरुआत में देख लीजिए, डैश डैश दीपयति आया हुआ है, वर्ड ही आया है उसके लिए खास। तो हमारा जो ऊहन था, हमारा जो अर्थ लगाया था हमने कल परसों, वो सही है कि दीपन कराने में ये श्रेष्ठ है। बाकी सभी द्रव्य देखिए उसके आसपास सभी अहितकर है, लेकिन ये एक ऐसा द्रव्य है जो हितकर की श्रेणी में आया हुआ है, द्राक्षासव। तो नित्य आप द्राक्षासव का सेवन कर सकते हैं। आपकी प्रकृति देखकर, ऋतु देखकर, जैसे भी ग्रीष्म ऋतु है तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप द्राक्षासव का सेवन करो, या करो भी तो बहुवारीवा, जो बहुत ज्यादा पानी मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपके पेशेंट को भी आप इस प्रकार से एडवाइस कर सकते हो कि थोड़ा सा द्राक्षासव, और फिर उसके लिए जो उपयुक्त आसवारिष्ट होगा उसमें मिक्स कर करके भी आप द्राक्षासव उसको दे सकते हो, यानी कि यमक बनाकर भी आसव का सेवन किया जा सकता है। राइट, तो इस प्रकार से फिर जल वर्ग आता है। सिद्ध जल का सेवन हम सभी ने करना चाहिए जहाँ पर पॉसिबल है, एटलीस्ट नहीं तो उबालकर ठंडा किया हुआ पानी। जो कोई भी पेशेंट आए आपको, तो उसको या तो आप षडंग पानीय पे रखो, या तो शुंठी विश्व सिद्ध जल पे रखो, सॉरी शुंठी धान्य सिद्ध जल पे रखो, या तो आपको जो कोई उपयुक्त द्रव्य लगते हैं वो मिलाकर, या तो कम से कम उबाल कर ठंडा हुआ जल, ये हर एक पेशेंट में हमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदकम आश्वास कराना, और हर एक जगह पर वो पानी का संस्कारित पानी जाना बहुत सारा ज़रूरी होता है व्याधित कंडीशन में। सर जो उबाल के ठंडा किया हुआ पानी है, 12 हम्म, घंटे के बाद उसको कहते हैं ये हम्म, त्रिदोष कारक हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फिर क्या करें, फेंक दे बच जाए तो? उतना बनाना ही नहीं ना, जितना 12 घंटे में लगेगा उसको, उसका डेली नीड देखकर उतना ही प्रमाण में बनाने का। सर कई बार क्या होता है कि जैसे बना लिया हम्म, और उतना पी नहीं पाए, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई ऑफिस में, जैसे मैं रोज लेके ही जाती हूँ, हम्म, हम्म, उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है, मतलब हम्म, समटाइम्स तो ऐसा हम्म, लगता है कि ये इतनी मेहनत करी, आरओ का पानी पहले इतना वो करा, फिर बॉयल किया, फिर फेंक हम्म, दिए, इसलिए पूछ रही हूँ। हम्म। लेकिन आपको डेली का अंदाज आ गया होगा ना, आपको कितना पानी लगता है, तो आप उस हिसाब से ही बनाइए। मोस्टली तो त्रिदोष कारक होता है, लेकिन आप अ, अनुभव के हिसाब से 18 आवर्स तक चलता है वो, यदि आप इसमें रखते हो थर्मोस्टिल में। जी। ये कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ 18 आवर्स तक ये पानी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि टेस्ट और गंध उसका बदलता नहीं है। जब उसका टेस्ट हाँ और जी। गंध बदलना लग जाए तो समझना उसमें विकृति आना शुरू हो गया है। फिर ओके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओके, टाइम, ठीक कभी है। कभी वो 8 घंटे में भी हो सकता है, और फिर आप उसको बंद कर सकते हो। राइट। हम्म, ठीक ठीक है सर। फिर दुग्ध वर्ग, गोरस वर्ग, इसमें से भी आपको दो दो तीन तीन द्रव्य ऐसे लेने हैं जो आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिकली। गो दुग्ध, महिष दुग्ध। देर इज लॉट टू कंप्लेन अबाउट मिल्क, राइट, लेकिन ये हमें भूलना नहीं कि क्षीरम जीवन याना, जीवन देने वाला सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है। तो कैसा भी दूध क्यों ना मिलता हो आज, उसको हम संस्कार से जीवन गुणधर्म उसमें फिर से उतार सकते हैं। उसको शुंठी पिंपली डालकर उसका गुरु तत्व जो है, या महाअभिसंधि जो गुणधर्म है वो कम कर सकते हैं। सही समय पर सही तरीके से उसको देकर उसको उपयोग में लाया जा सकता है। वरना इतना बड़ा जो औजार है हमारे
इसमें से चला जाएगा। बहुत बड़ा वेपन है हमारी प्रैक्टिस का। आहार आचार रसायन का भाग है, भेषज चतुष्क का सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य है, बहुत सारे व्याधियों में इसका यूज है। तो हमें दूध को निग्लेक्ट नहीं करना है। जहां पर दूध की अवस्था आएगी, जो ज्वर चिकित्सा में मैंने बीच में बताई थी, कौन सी अवस्था दूध की, किसी पेशेंट को दूध देना है तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, कौन बताएगा? ये लक्षण हो उसमें तो दूध देना ही देना है। ऐसे कौन से लक्षण है? जल्दी जल्दी बताइए। यस, वेरी नाइस। बात पित्तोत्तर व्याधि, क्रूज कंडीशन। मेन ये जो अवस्था है ना, पहले एक बार चरक चिकित्सा ज्वर में देखे ना, यहाँ पर क्लियर कट अवस्था दी है। दूध की अवस्था क्या है, घृत की अवस्था क्या है, दाह तृष्णा परितस्य, ऐसा शब्द आया है। यदि दाह है, तृष्णा है, वात पित्तोत्तर अवस्था यानी कि वात पित्त बढ़ा हुआ है, कफ मंद है, आम की कंडीशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जीर्ण ज्वर के पेशेंट है, बहुत दिनों से व्याधि से ग्रस्त है, जिनमें आम रहता नहीं, अग्निमंद होता है, लेकिन वो अग्निमंद आम की वजह से नहीं होता है, तो धातु ईंधन नहीं होने की वजह से मंद होता है। तो ऐसे वात पित्त बहुल कंडीशन, दाह है या तृष्णा की कंडीशन है, बार बार प्यास लगती है, दाह रहता है, हस्तपाद तल दाह या संपूर्ण शरीर में दाह, और कफ मंद होता है यानी कि कफ क्षीण है, कफ बहुत बड़ा हुआ नहीं है, उल्लास आदि लक्षण नहीं है, तंद्रा गौरव आदि लक्षण नहीं है। तो उन सभी पेशेंट में आपको दूध को यूज करना ही है ना? यह ब्रह्मास्त्र है हमारा, और उसको आप सुपाच्य बनाकर दीजिए युक्ति से। मात्रा कालाश्रया युक्ति, ऐसा चरक सूत्र 2 में लिखा हुआ है, और इस अध्याय में भी लिखा हुआ है। युक्ति जो है ये मात्रा और काल की अपेक्षा रखती है। सही मात्रा में, सही काल में यदि आप उसको देते हो और सही संस्कार युक्त करके उसे देते हो, तो दूध अमृत का ही काम करेगा। अन्यथा वो विष है, कोई भी द्रव्य विष है, यदि मात्रा काल का उसमें योग्य विचार नहीं किया गया है तो। सर। हाँ, यस सर। जी सर, मेरे पास सर एक पेशेंट आता था, जीर्ण प्रमेय काफी लंबे समय से था उसको। बिल्कुल। और वो ये कंडीशंस थी उसमें, दाह तृष्णा, और वो बोलता था कि अगर दूध पी लिया जाए तो उसको रात को नींद आ जाती है। ये लक्षण थे, और दूध नहीं मिलता तो उसको रात को नींद नहीं आती थी। ओके, वेरी नाइस, जी सर। वंडरफुल। तो देखिए, निद्रा भी देने वाला है दूध, अपने आप भ्रूण होगा तो अपने आप बाकी की सब चीज़ों का भी शमन हो जाएगा। तो अपने को दूध को उस एंगल से भी पढ़ना है। दूध के एंटीडोट्स दिए हैं हर जगह पर। रस तरंगिनी यदि आप ग्रंथ देखो तो बहुत लोगों को अभी दूध पचता नहीं है ना? जैसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है दूध का। तो रस तरंगिनी में उन्होंने एक ऐसा योग दिया है जो वो कहते हैं कि यदि आप इस योग को दूध के साथ लेते हो तो दूध से रिलेटेड सभी बीमारियां मिट जाएगी। देखिए उनका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऐसा था कि दूध के ही अजीर्ण के लिए योग बनाया है और दूध के ही अनुपान से उसको देने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या कॉन्फिडेंस होगा और क्या अध्ययन होगा उनका उस चीज के बारे में। रस तरंगिनी में वो पाठ आया है, वो आप देख सकते हैं। देखो, प्रमेह में दूध निदान भी है और प्रमेह में दूध चिकित्सा भी है। कौन से टाइप का प्रमेह है, कौन सी अवस्था है प्रमेह की, वो हमें देखना होता है। संतर्पण जन्य प्रमेह है तो दूध निदान है, और प्रमेह में एक अवस्था आती है जहां पर उन्होंने बोला है कि मेहेशु संतर्पणम एव कार्यम। जब दोषों का ऊर्ध्वाधोष शोधन कर दो आप प्रमेह में, जब सब उसका निकाल दो, उसके बाद एक अवस्था आएगी जहां पर उसको संतर्पण करना आवश्यक है। तो वहां पर आप उसको गाय के दूध से, बकरी के दूध से, एक भाग दूध को 4 गुना 8 गुना पानी डालकर और कुछ पाचक औषधियां, बल्य औषधियां मिलाकर उसका शीरपाक बनाकर आप उसको दे सकते हो। अष्टांग संग्रह प्रमेह चिकित्सा देखो तो वहां पर उन्होंने बल्य, दीपनीय ऐसे द्रव्य को यूज करने के लिए बोला है प्रमेह की चिकित्सा में। तो दुग्ध जो है ये बल्य भी है और दीपनीय भी है, यदि हमने चरक सूत्र 1 देखा तो जहां जहां पर ऐसी अवस्थाएं आएगी वहां पर आपको दूध यूज करना ही है। फिर वो प्रमेह हो या ना हो, अवस्था के हिसाब से हमें जाना है।
है ना? प्रमेह का वो निदान हो रहा है तो फिर डेफिनेटली उसको बंद करना है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि दूध इज द कल्प्रिट। दूध कैन हेल्प इन मेनी वेज ऑल्सो। ऐसे ही दूध, दधी, दधी को भी ऐसे ही बदनाम करके रखा है। हमने देखा है चरक सूत्र 5 में, उसकी फुट नोट में, कि दधी मधु के साथ दिया जा सकता है, दधी को मुद्ग के साथ दिया जा सकता है। ऐसा ही इक्षु वर्ग, गुड़, इक्षु, इसको कैसे प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत है ये सब। और आगे जाके कृतान्न वर्ग, इसमें से तो आपको देना ही है। आपके जो जो भी पेशेंट आते हैं, आपको उसको कुछ दिन तक या एक टाइम ब्रेकफास्ट हो या लंच डिनर में से कुछ चीज हो, तो एक टाइम संसर्जन क्रम पे रखना है। या तो आप उसको पेया, विलेपी, मंड कुछ दीजिए, लाज पेया दीजिए, लाजा मंड दीजिए, अष्टगुण मंड, मुद्गयूष, कुछ भी दीजिए, लेकिन एक संसर्जन क्रम का आहार उसको देना ही है। तो देखिए, ये अगर आप आहार समझ लेते हो, करीब 24-25 कल्पनाएं और द्रव्य आपको यहाँ पे दो दो भी आपने निकाले तो मिल जाएंगे। डोंट यू थिंक आप बहुत अच्छी तरीके से पथ्य एडवाइस कर पाओगे पेशेंट को? क्या नहीं लेना है ये बताना बहुत ईजी है, ये मत लो, ये मत लो, ये मत लो, लेकिन उसको क्या देना है ये बताना कितना सिंपल हो सकता है इस अध्याय के थ्रू, अगर हम इस तरीके से जाए तो। और सब मिलके करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतनी सारी कल्पनाएं फटाफट फटाफट आपके सामने आ जाएगी और आप पेशेंट को बता पाओगे, ये लो, ये लो, ये लो। डू यू एग्री? कौन कौन बनाएगा आज से माइंड मैप्स, इसके नोट्स निकालेगा? यस, वैद्य हैज टू बी अ गुड कुक। उसको पकाते आना चाहिए, खाना भी पकाते आना चाहिए और पेशेंट को भी पकाते आना चाहिए। यस, वेरी नाइस, वंडरफुल। टेम्पो लूज नहीं करना है, स्पिरिट कम नहीं गिरने देना है, ग्रुप पे डालते रहना है। आप जितना डालोगे बाकी लोग भी मोटिवेट होते हैं, वो भी करते रहेंगे। वंडरफुल। और आप में सब बहुत सारे तो एक्सपर्ट कुक्स, शेफ्स, रेसिपी तज्ञ होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप कोई रेसिपी बना के मेरे लिए भी भेजोगे। एड्रेस भेजता हूँ मैं आपको बाद में मेरा। कुछ लेह कल्पना आप यदि बना के दे दो मुझे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके हाथ से, राइट? वंडरफुल। चलो, निधि मैम तो दे रही है एक तो हो गया अपना बुकिंग। Okay, so let's log out and keep studying. Have a great day ahead. Wonderful. Bye.